अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है याबर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट को और हमने कवर कर लिया था सेक्शन 224 तक और आज हमने इस वीडियो में सेक्शन 225 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 225 फॉर पीपीसी, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ एन अदर पर्सन के मज़ाहमत पेश करना है किसी दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में। Whoever intentionally offers any resistance, जो किसी भी किस्म की मज़ाहमत शो करता है, और illegal obstruction या फिर उसको किसी भी तरह रोकने की कोशिश करता है, to a lawful apprehension of an other person for an offence or rescue or attempts to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained for an offence। कोई भी जो किसी भी तरह से मुज़ाहमत करता है किसी दूसरे शख्स की गिरफ्तारी में जो जिस पर कोई ऑफेंस है या उसको बचाने की कोशिश करता है या उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करता है उस कस्टडी से जिसमें उसको बाय लॉ डिटेन किया गया हुआ है किसी ऑफेंस के लिए। जो कोई ऐसा करता है उसको क्या होगा, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years। तो फिर उसको 2 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है और विद फाइन और विद बोथ, या फिर उसको जुर्माना होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। और इफ़ द पर्सन टू बी अप्रीहेंडेड और द पर्सन रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड, अब यह है कि अगर वो जो पर्सन था जिसको गिरफ्तार करना था या जिसको बचाने की जिसको रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है, इस चार्ज विद और लाइबल टू बी अप्रीहेंडेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और वैसे वो उम्र कैद का जो था वो कैदी था या उसके तहत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी किसी ऐसे ऑफेंस में, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, या फिर उसको 10 साल तक की सज़ा थी। यानी जिस बंदे की मदद की जा रही है उसको 10 साल तक की सज़ा है या उसको उम्र कैद है। हाँ जी, 10 साल तक की। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा होगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फिर उसको 3 साल तक किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा होगी और उसके साथ जुर्माना भी होगा। ठीक है, यानी या तो वो उम्र कैद का कैदी था या फिर था 10 साल तक इसको सज़ा हुई थी। अच्छा, और इफ़ अ पर्सन टू बी अप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज़ चार्ज विद और लाइबल टू बी अप्रीहेंडेड फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, अब वो कैदी आ गया जिसको सज़ाए मौत हुई थी। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फिर ऐसे शख्स को 7 साल तक की जो इस शख्स की मदद करता है, यानी जो सज़ाए मौत का कैदी है उसकी अगर कोई मदद करता है तो उसको 7 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है और उसके साथ उसको जुर्माना भी होगा। और इफ़ द पर्सन टू बी अप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड, यानी उसकी मदद की गई, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, इज़ लाइबल अंडर द सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस or by virtue of a commutation of such sentence to imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 years or upward, 10 साल या उससे ज़्यादा की अगर उसको सज़ा हुई थी किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस से या किसी भी सेंटेंस की कम्यूटेशन में अगर उसको कोई सज़ा हुई है, उम्र कैद हुई है या 10 साल से ज़्यादा की अगर उसको सज़ा हुई है, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फिर उसको 7 साल तक किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा होगी और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। और इफ़ अ पर्सन टू बी अप्रीहेंडेड, अच्छा एक मिनट, यहाँ एक चीज़ थी, ये भी है इम्प्रिजनमेंट और ये भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, ये था 10 साल तक और ये है 10 साल से ऊपर की अगर उसको सज़ा है, यानी उम्र कैद है या 10 साल से ऊपर की अगर सज़ा है तो फिर ये है कि उसको 7 साल तक की सज़ा होगी। जो ये था 10 साल वाला सिर्फ, यानी 10 साल तक की या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो इसकी सज़ा थी 3 साल। ठीक है, अच्छा, और इफ़ द पर्सन टू बी अप्रीहेंडेड और रेस्क्यूड और अटेम्प्टेड टू बी रेस्क्यूड इज़ अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, और अगर उसको मौत की सज़ा हुई थी
अच्छा, शेल भी, हाँ, अच्छा, इस इंसान को बचाने की कोशिश की गई है जो सज़ाए मौत का कैदी है, या उसको ये सज़ा हुई हुई है। तो अब इसको जिसने बचाने की कोशिश की है उस पर क्या होगा? शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक इसके लिए सज़ा हो सकती है ऐसा करने पर, या फिर उसको उम्र कैद की भी हो सकती है। और एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ इसको जुर्माना भी होगा। एक लफ्ज़ है, ओहो, कम्यूटेशन है नेमुल बदल, बदले के तौर पर। अच्छा, नॉट एक्सीडिंग 10, ये तो 10 साल से कम उसको सज़ा हो जाएगी, और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। अब यहाँ पर है जी कॉमेंट्री, जिसमें रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन और टू ऑफ अनदर पर्सन। कस्टडी ऑफ अ पर्सन मस्ट बी लॉफुल, जिस इंसान की कस्टडी है वो लॉफुल होनी चाहिए, थ्रू अ वारंट ऑफ अरेस्ट, जो पे अरेस्ट वारंट होना चाहिए, इशूड बाय अ कम्पिटेंट कोर्ट, उसको कम्पिटेंट कोर्ट ने इशू करना चाहिए। और द पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एन एक्यूज मस्ट हैव द अथॉरिटी टू लॉफुली डिटेन हिम और हर। और फिर यह है कि जिस बंदे के पास वो कस्टडी है वो लॉफुल, उसके पास अथॉरिटी थी कि उसको डिटेन कर सकता। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक तरह से उसके एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। PLJ 2011 कोयटा, पेज नंबर 57। इसका स्कोप है, एक्यूज्ड हैज़ बीन अप्रीहेंडेड एंड एलिगेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़ फॉल्स। एक्यूज जो था वो गिरफ्तार हो गया था, उसके खिलाफ जो एक्यूजेशन थे वो झूठे थे। एंड दैट ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस आर बेलेबल एक्सेप्ट सेक्शन 324। तो सारे जो थे वो बेलेबल थे सिवाय 324 सेक्शन PPC का, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल कीपिंग इन व्यू, जो कि एप्लीकेबल नहीं था, कीपिंग इन व्यू दैट देयर वाज नो इंजरी नॉर देयर इज़ एनी इंडिपेंडेंट विटनेस टू शो दैट फायरिंग वाज मेड। और फिर ये है कि कोई इसको ये एप्लीकेबल भी नहीं था जो 324 था, क्योंकि कोई भी ऐसा वो इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था जो ये बता सकता कि क्योंकि कोई इंजरी भी नहीं थी और ना ही कोई ऐसा विटनेस था, इंडिपेंडेंट विटनेस था जो ये बता सकता कि फायरिंग हुई थी। आगे है जी सेक्शन 225 PPC, एट द मोस्ट ऑफ एट द मोस्ट ऑफ एट ऑल इज़ एप्लीकेबल। अच्छा, एट द मोस्ट ऑफ एट ऑल इज़ एप्लीकेबल, ज़्यादा से ज़्यादा जो था सेक्शन 325 लगता था। देन इट्स सेकेंड पोर्शन विल बी अप्लाइड विच प्रूव सेंटेंस ऑफ 3 ईयर्स। फिर उसका तीसरा पोर्शन जो है वो अप्लाई होगा और वो 3 साल तक की कैद की सज़ा होगी, यानी 3 साल वाली जो सज़ा है वो सेंटेंस होगा। ये है जी PLJ 2008 क्रिमिनल केसेस का कराची, पेज नंबर 267। Offence committed under section 186, 225 and 353 PPC are bailable। ये जो ऑफेंस बताए गए हैं 186, 225 और 353, ये बेलेबल हैं। 1998 PCRLJ, पेज नंबर 9। आगे जी सेक्शन 225A, वो सिर्फ 225 था, ये 225A है। Permission to apprehend or sufferance of escape on part of public servant in case not otherwise provided for, कि जो गिरफ्तारी है उसको ओमिट किया गया है या कोई उसको इस्केप करने में कोई हेल्प की गई है पब्लिक सर्वेंट की जानिब से, इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, जिसका कोई और वो नहीं वहाँ पे मौजूद था। वैन एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट लीगली बाउंड, और सॉरी हुएवर जो कोई भी है वो पब्लिक सर्वेंट और लीगली बाउंड था एज सच पब्लिक सर्वेंट टू एप्रीहेंड, कि वो किसी को गिरफ्तार करता, और टू कीप इन कन्फाइनमेंट, या उसको कैद में रखता, एनी पर्सन इन केस नॉट, एनी पर्सन किसी भी इंसान को, इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 221, 222, 222 और सेक्शन 223, अगर इन तीन में उसके बारे में नहीं बताया गया, यानी वो जो बंदा था उसके बारे में इन 3 सेक्शन में कुछ नहीं प्रोवाइड किया, और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, या कोई और जो लॉ है जो फॉर द टाइमिंग इन फोर्स है उसमें इसके बारे में कोई केस प्रोवाइड नहीं किया गया, सूरत हाल नहीं प्रोवाइड की गई, ओमिट्स टू अप्रीहेंड दैट पर्सन फॉर और सफर्स हिम टू एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट, तो या तो उसको गिरफ्तार नहीं करता या उसको भागने देता है,
शैल बी पनिश, तो ऐसा पब्लिक सर्वेंट जिसने ये काम किया उसको यानी भागने में किसी तरह से मदद दी और वो चीज़ें इन सेक्शंस में डिफाइंड नहीं थी, तो अब क्या होगा, इफ़ ही डज सो इंटेंशनली, अगर वो इसको जानबूझ के करता है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है या उसके साथ जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। उसके साथ जुर्माने, सॉरी ये लफ्ज़ मैं इजाफी बोल गया, कि उसको 3 साल तक की कैद की सज़ा होगी या जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। इफ़ ही डज सो निग्लिजेंटली, अगर वो ऐसा लापरवाही से करता है, एक था इंटेंशनली किया, दूसरा है लापरवाही से किया, विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो फिर उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी 2 साल तक की और उसके साथ या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे जी सेक्शन 225B, रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रीहेंशन और एस्केप ऑफ रेस्क्यू इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, किसी को जानबूझ के मज़ामत पेश करना है गिरफ्तारी में या भागने में कोई मदद करना है जिसका कोई केस अगर उसको सही तरह यानी वो अल्फाज या वो केस जो वो डिफ़ाइन नहीं किया गया, वो प्रोवाइड नहीं किया गया हुआ इस कोड में, तो उसके बारे में क्या होगा। व्हेन एवर इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 224 और सेक्शन 225 और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, ठीक है, कोई भी ऐसी सूरत हाल है जो इनमें एक्सप्लेन नहीं की गई, 224 में और 225 सेक्शन पीपीसी में अगर वो एक्सप्लेन नहीं की गई या कोई सी भी और लॉ जो फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स उसमें नहीं एक्सप्लेन किया गया, तो फिर इंटेंशनली ऑफर्स एनी रेजिस्टेंस और इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन टू द लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन, अपनी या किसी दूसरे की लॉफुल गिरफ्तारी में किसी तरह की मज़ाहमत पेश करता है और escapes or attempts to escape from any custody in which he is lawful he is lawfully, मेरे ख्याल में ये दूसरा इन नहीं होना था, in which he is lawfully, या वो भागता है या भागने की कोशिश करता है ऐसी कस्टडी से जिसमें वो लॉफुली था। डिटेन्ड और रेस्क्यूज और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी अदर पर्सन फ्रॉम एनी कस्टडी इन विच दैट पर्सन इज लॉफुली डिटेन्ड, या किसी और को भगाने की कोशिश करता है, रेस्क्यू करने की कोशिश करता है या अपने आप को कलर है यहाँ पे, हाँ वो तो पहले हो गया ना, खुद भागने की कोशिश करता है, किसी दूसरे शख्स को अगर ऐसी कस्टडी से रेस्क्यू करने की कोशिश करता है जिसमें वो लॉफुली है, यानी जो भी इनमें से कोई काम करता है, किसी को भगाने की कोशिश करता है या जानबूझ के उसमें किसी तरह की मज़ामत करता है और वो सेक्शन 224 और 225 में नहीं प्रोवाइड किया गया, तो फिर अब क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, तो फिर उसको 6 माह तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है और विद फाइन और विद बोथ, या फिर जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे सेक्शन 226, अनलॉफुल रिटर्न फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन बट दिस लॉ इज ओमिटेड बाय लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 12 of 1972, यानी ये उस बारे में लॉ होगा कि जो इलाका बदर किया जाता था फिर वो उस इलाके में वापस आ जाता है, लेकिन अब ये लॉ ओमिट कर दिया गया है। आगे जी 227, वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, यानी जिस कंडीशन पर उसको सज़ा में तखफीफ की गई थी उसमें किसी तरह की ना उसकी वायलेशन करना, उस शर्त की वायलेशन करना। Whoever having accepted any conditional remission of punishment, जिसने कोई सज़ा में कमी की कोई शर्त मंजूर की थी, knowingly violates any condition on which such remission was granted, तो उसको जानबूझ के उसको वायलेट करता है उसकी किसी भी शर्त को जो ऐसी रिमिशन में ग्रांट की गई थी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट टू विच ही वॉज ओरिजिनली सेंटेंस्ड, तो फिर उसको वही सज़ा दी जाएगी जो उसकी असल में जो उसको पहले अवॉर्ड की गई थी। इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी सफ़र्ड नो पार्ट ऑफ दैट पनिशमेंट, अगर उसने उसका कोई हिस्सा पहले नहीं गुजार चुका, एंड इफ़ ही हैज़ सफ़र्ड एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट देन any part of that punishment then with so much of that punishment as he has not already suffered, यानी अगर किसी ने कोई इसी शर्त पर किसी सज़ा में कमी करवाई, अब उसने अगर उस सज़ा का कोई हिस्सा गुजारा था तो फिर यह है कि जितना गुजार लिया था बाकी जितनी रियायत की गई थी वो बाकी की उसको पनिशमेंट होगी। और एक सूरत हाल थी कि उसको सज़ा हुई थी लेकिन उसने उसका कोई भी हिस्सा नहीं गुजारा, पूरी की पूरी किसी कंडीशन के तहत उसने माफ़ करवाई थी, उसमें कमी करवाई थी। अब अगर वो उस कंडीशन को वायलेट करता है तो ये पूरी की पूरी सज़ा उसको दोबारा दी जाएगी।
यानी दो सूरत हाल है, एक तो एक उसने उस सज़ा का कोई हिस्सा नहीं गुजारा था, दूसरी ये थी उसने कुछ हिस्सा गुजारा था। अगर कुछ नहीं गुजारा था तो फिर पूरी सज़ा होगी, अगर कुछ हिस्सा गुजार दिया था तो बाकी की जितनी की तखफीफ हुई थी वही उसको दोबारा दी जाएगी। आगे जी सेक्शन 228, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू अ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। कोई जानबूझ के इंसल्ट करता है या उनको इंटरप्ट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा हुआ है। Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant, जो कोई भी किसी को इंटेंशनली इंसल्ट करता है या किसी तरह भी उसको इंटरप्ट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, जब वो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी स्टेज पर वहाँ मौजूद था, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months, तो फिर उसको 6 माह तक की कैद की सज़ा हो सकती है, किसी भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज़, या फिर उसको 3000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों हो सकते हैं। जो किसी पब्लिक ऑफिसर को, पब्लिक सर्वेंट को जो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा हुआ था उसको इंसल्ट करता है या उसको इंटरप्ट करता है। कॉमेंट्री आगे है जी, अपील ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अपीलेबल, जो ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन है वो भी अपीलेबल है। 1989 PCRLJ पेज नंबर 1932। पब्लिक न्यूसेंस एक्ट बी इंजोरियस टू हेल्थ, पहली बात। दूसरा है ट्रेड और ऑक्यूपेशन प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड, ऐसा ट्रेड और ऑक्यूपेशन जो प्रोहिबिटेड है। एनॉयंस टू पब्लिक इन जनरल, जो आवाम को वैसे तकलीफ़ का बायस बनता है आवाम के लिए। ये सब कुछ बताया गया 1990 PCRLJ पेज नंबर 1928 में। कोर्ट टू फॉलो प्रोसीजर एज लेड डाउन इन सेक्शन 480 एंड सेक्शन 481 CRPC। कोर्ट को उस प्रोसीजर को फॉलो करना है जो सेक्शन 480 और 481 CRPC में दिया गया है। ये बताती है जी 1995 PCRLJ पेज नंबर 1307। लेबर कोर्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेक्शन 476 CRPC, जो लेबर कोर्ट हैं वो CRPC के सेक्शन 476 में शामिल नहीं हैं। 1997 PCRLJ पेज नंबर 1584। आगे है जी कंटेम्प्ट। Intentional interruption call to public servant sitting in judicial proceeding, court has option either to proceed for the offence under section 228 or to proceed against offence under section 480 482 CRPC। अगर कोर्ट में किसी कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें किसी पब्लिक सर्वेंट को डिस्टर्ब किया जाता है तो अब कोर्ट के पास इख्तियार है, चाहे तो सेक्शन 228 PPC के तहत कार्रवाई करे या चाहे सेक्शन 480 482 CRPC के तहत कार्रवाई करे। PLD 2003 पेज सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1919। Accused only submitted application for adjournment and did not do any act accounting to intentional insult or interruption in the proceeding। जो एक्यूज था उसने सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन दी थी एडजर्नमेंट की, और उसने कोई ऐसी इंटेंशनल इंसल्ट नहीं की थी या कोई इंटरप्शन नहीं की थी। ये बताया गया जी 2006 YLR पेज नंबर 1442। Accused who were ladies were convicted for offense under section 228 PPC। एक्यूज जो थी वो लेडीज़ थी और वो कन्विक्ट हुई ऑफेंस की 228 के तहत। ट्रायल कोर्ट ट्राइड एक्यूज देन एंड देयर as no charge of or plea or statement of accused were recorded। तो ट्रायल कोर्ट ने उनको वहीं ट्राई किया क्योंकि जो थी एक्यूज का कोई स्टेटमेंट, कोई प्ली, कोई चार्ज ऐसे रिकॉर्ड नहीं हुआ था। 2006 YLR पेज नंबर 3067। एक्यूज जो थी लेडीज़ थी वो कन्विक्ट हो गई। ट्रायल कोर्ट ने उसी वक्त फिर उनको ट्राई किया क्योंकि कोई चार्ज नहीं था या कोई प्ली नहीं थी या कोई स्टेटमेंट जो थी कि उसकी वो नहीं रिकॉर्ड की गई थी। खैर पूरी जजमेंट पढ़ के शायद इसकी समझ लगे, मुझे तो इससे नहीं क्लियर हो रहा। सिर्फ यही समझ आ रहा है कि उनको दोबारा ट्राई किया गया था क्योंकि उनकी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई थी। कन्विक्शन एंड सेंटेंस प्रोसीजर अडॉप्टेड एंड जजमेंट गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट कैन नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन।
जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है या जो कोई जजमेंट ट्रायल कोर्ट देती है उसको किसी भी इमेजिनेशन के ज़रिए उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। PLJ 2015 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज नंबर 433। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट कोर्ट, जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो कोर्ट नहीं होती। मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई केस हिमसेल्फ, मैजिस्ट्रेट वो खुद भी केस ट्राई कर सकता है। प्रोसीजर स्ट्रिक्टली एडहर्ड टू, और उस पर बिल्कुल उसी प्रोसीजर के ऊपर स्ट्रिक्टली एडहर उसके साथ चिमटे रहते हुए, यानी प्रोसीजर को सख्ती से फॉलो करते हुए ये हो जाएगा। मैजिस्ट्रेट साहब खुद भी केस ट्राई कर सकते हैं। 1971 PCRLJ पेज नंबर 621। ऑफेंस कैन नॉट बी ट्राइड एक्सेप्ट बाय अ कोर्ट इंटरप्टेड। ये ऑफेंस ट्राई नहीं हो सकता सिवाय इसके अगर कोर्ट को इंटरप्ट किया गया था। 1968 PCRLJ पेज नंबर 682। आगे जिसका स्कोप बताया हुआ है, एनी पर्सन हु हैड इंसल्टेड अ जुडिशियल ऑफिसर वाइल कंडक्टिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 228 PPC। कोई भी जो पर्सन है जो जुडिशियल ऑफिसर को इंसल्ट करता है जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहा था, उसको अंडर सेक्शन 228 PPC उसको पनिश किया जा सकता है। ये बताती है 2019 MLD पेज नंबर 238। Accused was a practicing lawyer who was aggrieved of conviction and sentence awarded to him। जो accused था वो एक practicing lawyer था और वो aggrieved था उस conviction से और sentence से awarded to him जिसको सज़ा हुई थी for interrupting court proceeding, कोर्ट प्रोसीडिंग को इंटरप्ट करने की वजह से। प्ली रेज्ड बाय एक्यूज्ड वाज दैट कन्विक्शन एंड सेंटेंस वाज अवॉइडेड एट हिज बैक विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर। उसने प्ली ये रेज़ की थी कि मेरी अदम मौजूदगी में जो था प्रोसीजर को बिना फॉलो किए हुए मेरी अदम मौजूदगी में जो सेंटेंस और ये कन्विक्शन था ये अवॉर्ड की गई थी। एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग और लीविंग कोर्ट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एडमिशन ऑफ गिल्ट। अगर कोई वो जगह छोड़ दी थी या कोर्ट को छोड़ दिया था तो इसको मेरे गिल्ट के एडमिशन के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए था। विच एट द मोस्ट कुड बी टेकन एज अ सर्कमस्टांस अगेंस्ट एक्यूज्ड, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्यूज के अगेंस्ट किसी सर्कमस्टांस के तौर पर लिया जा सकता था। सच वॉज नॉट सफिशेंट फॉर अवॉर्डिंग अ सेंटेंस वेदर इट वॉज अ नॉर्मल और अ समरी ट्रायल। चाहे वो कोई नॉर्मल ट्रायल था चाहे वो कोई समरी ट्रायल था, इसको सफिशेंट नहीं था ये सेंटेंस अवॉर्ड करने के लिए। हाई कोर्ट सेट असाइड कन्विक्शन एंड सेंटेंस अवॉर्डेड टू एक्यूज्ड एज ट्रायल कोर्ट recorded conviction at the back of accused on mere assumption and without following procedure of the summary trial। तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है था ये सेट असाइड कर दिया था एक्यूज की कन्विक्शन का कि उसके इस जो है उसकी अदम मौजूदगी में जो ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कन्विक्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ मफरूज़े की बुनियाद था, मफरूज़े की बुनियाद पर उसको सेंटेंस अवॉर्ड किया गया था और इसकी कोई जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया था। समरी ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है उसको नहीं फॉलो किया गया था। एनी डिविएशन फ्रॉम सब्सटेंशियल प्रोसीजर कुड नॉट बी स्टैम्प्ड particularly when some could be portrayed as infringement or guaranteed right of fair trial। कोई भी सब्सटेंशियल जो प्रोसीजर है उसे डेविएशन नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जब वो इतना अमाउंट कर जाए कि वो कोई इन्फ्रिंजमेंट हो या किसी जो गारंटेड राइट है और फेयर ट्रायल उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो। अपील वाज अलाउड इन सर्कमस्टांसेस, तो इस तरह के हालात में अपील जो थी वो अलाउ कर दी गई थी। 2019 PCRLJ पेज नंबर 841। एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग और लिविंग कोर्ट कुड नॉट बी ट्रीटेड एज एडमिशन ऑफ गिल्ट। ठीक है, कोर्ट को छोड़ देना या एब्सकॉन्ड कर जाना इसको एडमिशन ऑफ गिल्ट के तौर पर नहीं लिया जा सकता। विच एट द मोस्ट कुड बी टेकन एज अ सर्कमस्टांस अगेंस्ट एक्यूज्ड, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको कोई एक एक्यूज के खिलाफ किसी सर्कमस्टांस के तौर पर लिया जा सकता है। सच वॉज नॉट सफिशेंट फॉर अवॉर्डिंग अ सेंटेंस वेदर इट वॉज अ नॉर्मल और समरी ट्रायल। ठीक है, वो सारा पैराग्राफ फिर दोबारा है वही है। मेंसरिया इंटेंशन टू मेंसरिया यानी जो दिमागी तौर पर इंटेंशन होती है, इंटेंशन टू ऑफर इंसल्ट और कॉज एनी इंटरप्शन नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 228। ये जो इंसल्ट ऑफर कर रहा है इंटरप्शन से,
इंसल्ट कर रहा है या कोई इंटरप्शन कॉज कर रहा है, इसकी जो इंटेंशन है ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है उस ऑफेंस के लिए, उस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अंडर सेक्शन 228, अगर 228 के तहत ये है इसके अंडर ऑफेंस है, ये कमिट हो रहा है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो इसकी इंटेंशन भी हो, क्योंकि उसमें इंटेंशन जो है कोई लाजमी इंग्रेडिएंट है। 2000 PCRLJ पेज नंबर 1329। Official of the court emphasizing bail on the plea of relationship, जो कोर्ट का था ऑफिशियल था वो बेल पर एम्फसाइज कर रहा था क्योंकि वो उसका रिश्तेदार था। On the plea of relationship, such act amounts to gross contempt and falls within the purview of this section read with section 476 CRPC। इस तरह का जो एक्ट था ये बहुत ही ज़्यादा कंटेम्प्ट थी और एक फॉल्स प्रिव्यू था। कानून के मुताबिक, कानून के मतलब हद इख्तियार, परव्यू, परव्यू एंड फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अहाते के मुताबिक जो था ये उससे बढ़ा हुआ था, ये झूठा था। इस तरह का जो एक्ट था ये कंटेम्प्ट थी, ग्रॉस कंटेम्प्ट थी और इस सेक्शन के प्रीव्यूज एंड फॉल्स और इस सेक्शन के प्रीव्यू में झूठा था। अगर इसको ला के पढ़ा जाता है सेक्शन 476 के, यानी ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट था, उसने एम्फसाइज किया बेल पर ऑन द प्ली ऑफ रिलेशनशिप। जो कोर्ट का था उसने कहा कि इसको बेल मेरे ख्याल में ग्रांट की जाए क्योंकि मेरा रिश्तेदार है, ऑन रिलेशनशिप। ये जो थी ये कंटेम्प्ट थी और ये इस सेक्शन के व्यू में फॉल था। और जब इसको मिला के पढ़ा जाए सेक्शन 476 तक, यानी उसका ये जो एक्ट था इसको कंटेम्प्ट तस्वुर किया गया, जो उसने कहा कि इसको बेल दी जाए मेरा रिश्तेदार होने की वजह से। ये PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 19। Court has option to proceed for an offence under section 228 PPC read with section 476 CRPC or to proceed against offence under section 480 और 482 CRPC। अच्छा, कोर्ट के पास ये ऑप्शन है कि या तो सेक्शन 228 PPC के तहत कार्रवाई कर ले या फिर उसके साथ मिला के पढ़े सेक्शन 476 CRPC को, या फिर जो CRPC का 480 और 482 सेक्शन है उसके तहत वो प्रोसीड कर जाए। PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 450। इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसको अगर इंटरप्ट किया गया जा रहा है, इसके बारे में साइटेशन है PLJ 2015 क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 433। Cognizance of offence under section 228 PPC, court has option to proceed either section under section 480 CRPC or 476 CRPC for trial of offence under सेक्शन 228 PPC। यानी ये बार बार वही बात आई, कोर्ट के पास इख्तियार है कि चाहे तो सेक्शन 228 PPC के तहत कार्रवाई कर ले, उसको मिला के पढ़ लेगी 476 CRP के साथ, या फिर 481-82 जो है 480 और 482 CRPC का है उसके तहत कार्रवाई कर ले। ये साइटेशन है PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 450। पिटिशनर एंटर्ड in chamber of presiding officer of court when he was dictating order and informing him that accused on whose bail application order was to be passed was his brother-in-law. Such act of petitioner accused amounted to gross contempt and thereby such act shall fall within the purview of offence under सेक्शन 228 PPC रेड विद सेक्शन 476 CRPC। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अल्फाज मिस प्रिंट हो जाते हैं या कोई ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो फिर उस वजह से ना उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। अब ये जो है यहाँ पे बात समझनी आसान है, और इससे पहले जो वो रिलेशनशिप वाला था वो थोड़ा मुश्किल सा कर रहा था। PLJ 2003 सुप्रीम कोर्ट
पेज नंबर 450। वैसे वो उसकी साइटेशन अलग है, इसकी साइटेशन अलग है। सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 450 है ये। अच्छा, क्या है कि पिटिशनर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे कोर्ट के, उनकी चैम्बर में इंटर हुए और उन्होंने, जबकि वो ऑर्डर लिखवा रहे थे, और वो बताता है, वो ऑर्डर लिखवा रहे हैं ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये तो दाखिल हुए और बताते हैं कि जनाब जिसकी वो बेल एप्लीकेशन है वो तो मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो इस तरह का जो पिटिशनर की जानिब से ये एक्ट किया गया था, इसको यही देखा गया कि ये एक कंटेम्प्ट है कोर्ट की, और इसको ग्रॉस कंटेम्प्ट के तौर पर लिया गया। और जो इस तरह का एक्ट था ये सेक्शन 228 पीपीसी में फॉल कर रहा था, अगर उसको सेक्शन 476 के साथ मिला के पढ़ा जाता। Appellant only submitted application for adjournment and did not do any act amounting to intentional insult or interruption to the proceeding। उसने सिर्फ एडजर्नमेंट की एक एप्लीकेशन दी थी, कोई इंटरप्शन नहीं की थी उसने उसमें प्रोसीडिंग में। Said action to appellant did not fall within purview of section 228 PPC। तो फिर appellant का जो इस किस्म का एक्शन था वो इस सेक्शन 228 के प्रीव्यू में फॉल नहीं करता था। 2006 पाकिस्तान क्रिमिनल PCRs क्रिमिनल रिपोर्ट, मेरे को पाकिस्तान क्रिमिनल रिपोर्ट लाहौर पेज नंबर 425, यानी साइटेशन है PCR क्रिमिनल वाला, आगे फिर R, और लाहौर पेज नंबर 45, सिर्फ 45। तो यहाँ सेक्शन 228 तक हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन 229 से स्टार्ट करेंगे।